संदीप फैक्ट्री से आ गए थे। उनके साथ एक नवयुवक भी था। उसी का परिचय दे रहे थे। मैं ड्राइंग रूम में आ गई, उसको बिठाया, थोड़ी बहुत औपचारिक बातें की और रसोई में आ गई। उसके व्यवहार में शालीनता थी। अपने परिवार के बारे में उसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। स्कूल के समय से ही वह हॉस्टल में रहा था। खाना खाते ही वह वापस चला गया। किट्टू और सक्षम अपने गृह कार्य में व्यस्त थे, इसलिए अंकुश से नहीं मिल पाए। उन्होंने पूछा जरूर कि कौन आया था घर पर। सुनकर खुश भी बहुत हुए। हमारे शहर से ही कोई आया था। अंकुश कभी कभी घर पर आ जाता, बच्चों के साथ भी घुल मिल गया। मिलनसार तो बहुत नहीं था, परंतु व्यवहारिक था। जितनी देर घर पर होता, परिवार के सदस्य की तरह ही रहता। ज़्यादा समय किट्टू और सक्षम के साथ व्यतीत करता। आने से पहले फ़ोन करके पता कर लेता कि वो दोनों घर पर है या नहीं। घर से इतनी दूर दूसरे प्रदेश में कोई अपने गृह नगर का मिल जाए तो परिवार के सदस्य जैसा ही लगता है। आखिरकार में तो हम मनुष्य ही हैं। परिवार और समाज से जुड़े रहना हमारी प्रवृत्ति होती है। एक दिन संदीप ने बताया कि अंकुश की शादी होने वाली है। अंकुश भी शादी का कार्ड लेकर घर आया। बड़ी आत्मीयता से उसने निमंत्रण दिया। आंटी, किट्टू और सक्षम तीनों को जरूर आना है शादी में। अंकल के अकेले आने की मैं गिनती नहीं करूँगा, उसके जाते जाते कहा। उसकी शादी में शामिल होने के लिए हम जब सभी उत्साहित थे। सभी तैयारियां भी हो गई थी। शादी से ठीक एक दिन पहले संदीप के एक मित्र जो विदेश में रहते थे, परिवार सहित घर पर आ गए। चाहकर भी हम लोग शादी में नहीं जा पाए, मन मार कर रह गए। अंकुश को फ़ोन करके बता दिया सब। अंकुश शादी के अगले हफ्ते वापस आ गया। उसकी पत्नी अभी पढ़ रही थी अपनी परीक्षाओं के लिए। उसे वापस जाना था, इसलिए अंकुश भी वापस लौट आया। शादी की मिठाई लेकर अंकुश घर आया। हमारे नहीं आ पाने के कारण उसे मालूम था, इसलिए कुछ नहीं बोला। हाँ, एक बात मुझे थोड़ी खटकी। उसके चेहरे पर नए दूल्हे जैसी रौनक नहीं थी। वो खुशी नहीं थी जो नई नई शादी होने पर चेहरे पर झलकती है। चहकता तो वह पहले भी नहीं था। बस यही सोचकर मैंने कुछ नहीं पूछा। संदीप को जरूर बताया। वह भी मुस्कुराकर यही बोले, अंकुश का व्यक्तित्व तो बहुत संतुलित है। अपनी भावनाओं को काबू में रखना उसको भली भांति आता है। उनकी बातों में मैं भी सहमत थी। संदीप ने बताया कि अंकुश के घर वाले आएंगे। उसकी पत्नी स्नेहा को लेकर हमें भी जाना पड़ेगा उनके स्वागत के लिए। मेरे पास भी अंकुश का अलग से फ़ोन आया। चाची, आप ज़रूर आना, स्नेहा आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। मैंने उसको आश्वासन दिया ज़रूर आने का। वैसे भी स्नेहा से तो मिलना ही था, शादी में भी नहीं जा पाए थे। शनिवार शाम का कार्यक्रम बना। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अंकुश से दोनों को ही बहुत लगाव था। शनिवार तक किट्टू रोज़ तैयारी करती रही। उसका उत्साह देखने लायक था। मेरे कपड़े, अपने कपड़े, भैया और पापा के कपड़े सब उसने पहले ही निकाल कर रख लिए। शनिवार शाम को निर्धारित समय पर हम लोग अंकुश के घर पहुंच गए। दरवाज़ा अंकुश ने ही खोला। ड्राइंग रूम में पहुँचे तो स्नेहा भी आ गई। इतने अपनेपन से मिली कि लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। स्नेहा हमारे पास ही बैठ गई। मम्मी पापा कहाँ हैं? मैंने उससे पूछा। उसने अंकुश की ओर देखा। वो दोनों पार्क में गए थे, आते ही होंगे, मैं फ़ोन कर देता हूँ, कहकर अंकुश ने फ़ोन मिला लिया। स्नेहा कभी मुझसे कभी बच्चों से लगातार बातचीत कर रही थी। संदीप अंकुश के साथ खड़े थे। कुछ देर बाद अंकुश के माता पिता आ गए। उसके स्वागत के लिए मैं खड़ी हुई, परंतु जैसे ही सामने देखा मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। देवेंद्र और सुनैना के रूप में मेरा कड़वा अतीत मेरे सामने खड़ा था। तो ये अंकुश के माता पिता हैं, मैंने स्वयं को ही बताया। वो दोनों हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे, परंतु मेरा चेहरा भावहीन था। हे ईश्वर, कौन सी परीक्षा ले रहा है? मैंने मन ही मन भगवान को याद किया। संदीप देवेंद्र के साथ बातों में व्यस्त थे। सुनैना बात को समझकर अंदर चली गई थी। नाश्ते के इंतजाम के बहाने स्नेहा ने उसने मेरे पास भेज दिया, परंतु अब तो स्नेहा की बातों से मेरा मन हट चुका था। बस इंतज़ार कर रही थी कि कब यहाँ से निकले, घर जाऊँ और अपने आप को व्यवस्थित कर पाऊँ। देवेंद्र और सुनैना दोनों अंकुश के पिता और
माँ की तरह ही व्यवहार कर रहे थे। आज पहली बार मैं चाहती थी कि देवेंद्र की मुझसे कोई बात ना हो, वो सुनैना तक ही सीमित रहे। संदीप पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं सामान्य हो जाऊं। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी किसी बात से मैं परेशान थी। उन्होंने चाय बनाकर लाने का प्रलोभन भी दिया। मैं उठकर कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए सोने का बहाना करके लेट गई। रात भर उथल पुथल चलती रही। मन में एक के बाद एक दृश्य आंखों के सामने घूमते रहे। 10 साल पहले की जिंदगी चलचित्र की भांति मस्तिष्क पटल पर घूमने लगी। एक दुर्घटना में मम्मी पापा की मृत्यु के बाद भाभी के लगातार दबाव में भाई ने मेरी शादी का मन बनाया। जल्दी ही अच्छा लड़का भी मिल गया। भाभी को शादी की ज़्यादा ही जल्दी थी, इसलिए लड़के के बारे में ज़्यादा खोजबीन नहीं की गई। शहर में बहुत से संबंधी, वैसे भी पैसा हो तो संबंध बन ही जाते हैं। घर में काम करने वाले नौकर चाकर, उस वैभव में खोकर कुछ समय तक माता पिता, अपना घर भूल ही गई थी। रिश्तेदार भी चर्चा करते मेरी किस्मत की। भाई ने कितनी अच्छी जगह भेजा है अपनी बहन को। साथ की लड़कियां मन ही मन जलन करती मेरी किस्मत से। मैं भी एक अलग ही दुनिया में थी, सो सपने आंखों से देखने की हिम्मत नहीं की। वो सच हो गए थे। देवेंद्र का केवल व्यक्तित्व ही प्रभावशाली नहीं था, पढ़ने लिखने में भी वो चारों भाइयों में अव्वल थे। खेल कूद में अत्यधिक रुचि होने के कारण उन्होंने शारीरिक शिक्षा की ही पढ़ाई की थी। घर के पास एक प्राइवेट स्कूल में शारीरिक शिक्षक के पद पर नियुक्त थे। विद्यालय से आने के बाद ही शाम को 2 घंटे स्टेडियम में अभ्यास के लिए जाते थे। विद्यालय घर के पास ही था, इसलिए बीच में खाना खाने घर आ जाते। शादी के बाद कुछ महीने दावतों में ही निकल गए। देवेंद्र विद्यालय में सभी को प्रिय थे, इसलिए सबने ही खाने पर अपने घर आमंत्रित किया। रिश्तेदारों ने भी अपने अपने घर बुलाया। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। महसूस करती थी जैसे किसी दूसरी दुनिया से जी रही हूँ। कभी सोच नहीं सकती थी कि ये बस कुछ ही दिनों की खुशियाँ हैं। रेत की दीवार है, हवा के एक झोंके में ढह जाएगी। यह भी कभी नहीं सोचा था कि जिसके साथ 7 जन्मों का बंधन होता है वो 1 साल में ही बदल जाएगा या फिर असली रूप में आ जाएगा। रात के 2 बज रहे थे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। 10 साल में घटित घटनाएं चलचित्र की भांति मस्तिष्क पटल पर घूम रही थी। देवेंद्र के विद्यालय की एक महिला शिक्षिका ने एक बार नहीं 2-2 बार खाने पर अपने घर आमंत्रित किया। देवेंद्र ने बताया कि उसका अपने पति से तलाक हो चुका था। 15 साल का एक बेटा भी था। उसकी परवरिश उसकी जिम्मेदारी थी। पति का घर छोड़कर वह अपनी माँ के घर में रह रही थी। पहली बार तो औपचारिक बातें ही हुई, लेकिन दूसरी बार उसने अपने वैवाहिक जीवन के कड़वे अनुभव के बारे में विस्तार से बताया। शराबी पति और जालिम सास ससुर से पीछा छुड़ाकर वह अपने बेटे को लेकर अपने मायके आ गई थी। तलाक का केस चल रहा था। मायके में भी अकेली माँ ही थी। पिता की पहली ही मृत्यु हो चुकी थी। दूसरा कोई भाई बहन भी नहीं था। उसकी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उसने सहानुभूति भी हो गई, परंतु उस अपनेपन के पीछे की कुटिलता नहीं जान पाई। गांव की सीधी सादी लड़की सोच ही नहीं पाई कि एक दिन वो बेचारी मुझे बेचारी बना देगी। जैसे जैसे समय बीतता गया देवेंद्र घर से दूर होते चले गए। अब तो हफ्ते में 2 दिन घर होते तो 4 दिन बाहर। कहाँ रहते थे नहीं बताते। सासू जी ने अपने गुप्तचरों से पता लगवाया। जो सामने आया वह सब चौंकाने वाला था। वह महिला शिक्षिका ने अपना एक घर किराए पर लिया था। बेटे को माँ के पास ही छोड़ दिया। देवेंद्र उसी के घर में रहते थे। शादी के 1 साल होते होते देवेंद्र महीने में 1-2 दिन घर में होते, बाकी दिन सुनैना के साथ। मैंने एक दिन पूछ ही लिया कि मुझसे क्या कमी है। हंसकर बोले, कुछ भी कमी नहीं है। तुम्हारे साथ विवाह इसलिए किया था कि माँ को एक सुशील बहू चाहिए थी। सुनैना को वो भी कभी स्वीकार नहीं करेगी। तुम इस स्थिति में रह सकती हो तो रहो, नहीं तो अपना रास्ता चुन सकती हो। सासू जी ने पूछा तो उन्हें भी वही उत्तर मिला। मैंने फिर से करवट बदली। संदीप थके हुए थे, इसलिए गहरी नींद में थे। उस दिन भी पैरों के नीचे से जमीन ऐसे ही खिसक गई थी जैसे आज उन दोनों को सामने देखकर खिसकी थी। सासू जी ने भाई भाभी को घर बुलाकर स्थिति से अवगत कराया। मुझसे भी पूछ गया इस बार। मेरी परवरिश भले ही गांव में हुई थी, परंतु अपने अस्तित्व को भुलाकर जीना मुझे नहीं सिखाया था। भले ही रानी बनने का अवसर मिल जाए, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आपसी सहमति से तलाक हो गया। उन्होंने शादी में को
हमारा खर्च हुआ था वापस कर दिया और साथ साथ मुझे भी उसके बाद 6 महीने कैसे बीते मेरे और मेरे भगवान के सिवा कोई नहीं जानता। रिश्तों की पूरी तरह विश्वास उठ गया था, परंतु जिंदगी अकेले कैसी काटी जाएगी ऐसा मैं नहीं सोचते और कहते भी थे। माँ बाप नहीं थे, इसलिए सबकी चर्चा का विषय मेरे भविष्य की चिंता ही नहीं था। उन दिनों पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं की थी, इसलिए फिर एक बार विवाह जैसे सामाजिक बंधन में बंधने को मजबूर होना पड़ा। संदीप हमारी दूर की रिश्तेदारी में ही थे। 3 महीने पहले बच्चे के जन्म के समय ज़्यादा खून बह जाने के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। 3 महीने का उनका बेटा भी था, इसलिए वो लोग जल्दी शादी करना चाहते थे कि बच्चा अपनी माँ के रूप में मुझे ही जानेगा। एक अनजान बच्चे कि ममता ने मुझे ऐसा खींचा कि मैंने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। संदीप से मेरी शादी हो गई। शादी के समय संदीप नौकरी कर रहे थे, परंतु नौकरी उन्हें जमी नहीं और अपना काम शुरू कर दिया और 1 साल बाद मैं सक्षम भी उनके पास आ गए। उसके शहर से दूर, उस सभी बातों से दूर, उन बातों से जुड़े लोगों से दूर। सक्षम 3 साल का हुआ तो स्कूल जाने लगा और उसकी बहन किट्टू भी ने जन्म लेकर हमारे परिवार को पूरा कर दिया। समय के साथ साथ सभी कुछ बदल गया, घर भी परिवार भी। धीरे धीरे बच्चों की परवरिश में इतना खो गई कि सब भूलने लगी थी। अचानक अंकुश ने हमारी जिंदगी में आकर बीते कल को सामने लाकर खड़ा कर दिया। सोचते सोचते रात बीत गई, नींद तो जैसे रूठ गई थी आंखों से। अगले दिन रविवार था, इसलिए उठने की जल्दी नहीं थी। संदीप ने भी जगाया नहीं मुझे। आंखें खुली तो 11 बज चुके थे। संदीप, किट्टू और सक्षम नहाकर नाश्ता कर चुके थे। संदीप अपने अखबार में व्यस्त थे, किट्टू और सक्षम टीवी देखने में व्यस्त थे। मैंने उठकर नहा धोकर पूजा की और चुपचाप दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। संदीप रसोई में आए। तुम्हारी तबीयत अगर ठीक नहीं है तो खाना मैं बना देता हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अखबार पढ़ो, बस आधा घंटे में खाना तैयार हो जाएगा, जैसी तुम्हारी सुविधा, कहकर फिर से लॉबी में जाकर पेपर पढ़ने लगे। 1-2 दिन में सब लगभग सामान्य हो गया। तभी संदीप ने बताया कि अंकुश के माता पिता वापस चले गए हैं। मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। कुछ दिन रुकते तो संदीप उन्हें घर पर जरूर बुलाते। एक बड़ा सा पत्थर सर पर गिरते गिरते बचा, ऐसा ही महसूस कर रही थी मैं। पर जिस स्थिति में हम बचकर निकल जाना चाहते हैं वही हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अंकुश और स्नेहा को घर बुलाने के लिए संदीप, सक्षम और स्नेहा तीनों बहुत जिद कर रहे थे। मैं टालना चाहती थी, लेकिन बच्चों की जिद के सामने झुकना पड़ा। मैं भी चाहती थी कि अतीत के अंधेरे से निकलकर वर्तमान के सवेरे में आ जाऊं। मेरे साथ जो भी हुआ उसमें अंकुश का कोई योगदान नहीं था। अगले रविवार उनके घर पर आने का दिन निर्धारित हुआ। नियत समय पर वो लोग आ पहुंचे। खाना खाकर संदीप को अपनी ज़रूरी मीटिंग के लिए निकलना पड़ा। अंकुश और स्नेहा थोड़ी देर और रुक गए। बच्चों की जिद के कारण स्नेहा बच्चों के कमरे में चली गई। उसके साथ अंकुश टीवी देख रहा था। मैं वहीं बैठ गई। बातों बातों में मैंने उसने दादा दादी के बारे में पूछा, यानी मेरे भूतपूर्व सास ससुर। अंकुश थोड़ा असहज हुआ, लेकिन फिर उसने बताना शुरू किया। मेरे दादा अब नहीं है, दादी गांव में है। कुछ ही दिनों में स्नेहा और मैं उनको अपने पास लेकर आएंगे। मुझे आश्चर्य हुआ, तुम नैना के साथ नहीं रहते हो? मैंने जानना चाहा। नहीं आंटी, देवेंद्र अंकल की मम्मी ने मुझे अपने घर पर रखने को मना कर दिया था, इसलिए हॉस्टल में रहता था। पढ़ाई पूरी होने तक मेरे पापा को टीवी की बीमारी थी। उसने जाने के बाद दादी की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं दादी के पास ही ज़्यादा था। मेरी छुट्टी होने पर छोटे भाई के होने के बाद मम्मी देवेंद्र अंकल के घर पर ही रहने लगी। उसकी बातें सुनकर अच्छा नहीं लगा मुझे। ऐसा ही महसूस हुआ जैसे मैं और अंकुश एक ही स्थिति में थे। उस घर से जुड़े जरूर, पर अपनी जगह वहाँ नहीं बना पाए। मेरी मन की स्थिति अंकुश ने पढ़ ली। आप तो अब बिल्कुल ठीक है आंटी, मैंने आपको देखा तो बहुत अच्छा लगा। संदीप अंकल बहुत अच्छे हैं। मैंने पहले ही दिन उनको अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, फिर भी उन्होंने घर पर आने को कहा। आपने मुझे नहीं पहचाना, पर मैंने आपको पहचान लिया था। आज पहली बार अंकुश को बिना हिचकिचाहट के बोलते हुए सुन रही थी। मैं तुम्हें नहीं पहचान पाई बेटा, मैंने भाव विह्वल होकर कहा। उसने बोला जारी रखा,
मैं आप लोगों के साथ जुड़े रहना चाहता हूँ। स्नेहा भी बहुत खुश है। आप सबसे मिलकर पुरानी बातें भूल जाइए आंटी। मेरी दादी आएगी, आप उनसे मिलने ज़रूर आना। अपनी मम्मी की ओर से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, उसने भावुक होकर कहा। आज कोई दूसरा ही अंकुश था मेरे सामने। उसकी बात सुनकर मेरी भी आंखों से आंसू आ गए। मैंने महसूस किया रिश्तों की एक रेत की दीवार जो मेरे मन में बनी थी आज ढह गई। बहुत हल्का महसूस कर रही थी। अब मैंने खुद को संभाला, अंकुश की ओर देखा। वो मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा था। स्नेहा भी तब तक वहीं आ गई थी। तुम पहले दिन ही हम सबसे जुड़ गए थे अंकुश। किट्टू और सक्षम के बड़े भाई के जैसे हो तुम। कभी पराया नहीं समझना खुद को। और हाँ, दीदी को लेने जाओगे तो मुझे बता कर जाना, उन्हें पहले नहीं लेकर आना, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगी। मैं एक साथ के सब बोल गई। अंकुश को आज पहली बार मैंने हंसते हुए देखा था। संदीप भी आ गए थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि मैं आज इतनी खुश क्यों थी।